नमस्ते, आप सबको नमस्ते। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको बहुत बहुत चरण स्पर्श। मैं नक्षत्रा तांबट हूँ और मैं बीएमएस प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। तो आज 21 जून राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर रावण आयुर्विद्या का यह कर्तव्य है कि हम आज हमारे बीच उपस्थित गुणवंत ज्ञानियों के विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले योग दिवस के ऊपर मैं कुछ बताना चाहूंगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग मनुष्य को भी दीर्घायु बनाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 में अपने भाषण में इसका प्रस्ताव रखा था। अब हम हमारे बीच उपस्थित ज्ञानियों का उनको आमंत्रित करते हैं और उनका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हमारे बीच है डॉक्टर श्री श्रीवास्तव सर। आप MD आयुर्वेद मेडिसिन हैं, जो स्वास्थ्य सलाहकार और विश्लेषक, विभाग अध्यक्ष स्वास्थ्य वित्त विभाग, शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर के। आप विगत 19 वर्षों से स्वस्थ जीवन शैली, आहार एवं निद्रा पर विभिन्न संस्थाओं, औद्योगिक इकाइयों, महाविद्यालयों और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अपने व्याख्यान दिया है। आप अनेक पैनल चर्चाओं के भी सदस्य रह चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में इंदौर में 70 से अधिक स्वास्थ्य विषयक की वार्ताएं भी आप उनके सदस्य रह चुके हैं। विद्यार्थी प्रिय होते हुए भी रोगी के विश्वास पात्र ऐसे वैद्य श्री श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दूसरी ज्ञानी मुनि हमारे बीच जो उपस्थित हैं वो है डॉक्टर सुजाता बंसल जी। आप विगत 20 वर्षों से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की टीचर और योग गुरु हैं। आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी चेन्नई के क्वालिफाइड योग इंस्ट्रक्टर हैं। आप स्वावलंबम नामक NGO की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। एट द सेम टाइम आप MIT बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी आप अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आपके अगर हम सेवा और आपके अचीवमेंट्स की हम अगर लंबे लिस्ट करें तो भी वो कम रहेगा, टाइम कम पड़ जाएगा। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। नमस्ते। अब हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारी आज की जो इंटरव्यू ले रही हैं डॉक्टर रोमशा, हमारी होस्ट को। आपने MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS की पदवी प्राप्त की, साथ ही मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटक से अपने PG प्राप्त की। 4 साल तक एनाटॉमी सब्जेक्ट में आपने एज ए टीचर अपने कार्य किया है। 3 साल जनरल प्रैक्टिस और 4 साल एक कॉर्पोरेट डायग्नोस्टिक सेंटर का आपने चलन किया है। अब मैं आपको मंच देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद नक्षत्रा। आज का टॉपिक पे सीधे आते हैं योग, योगा इंटरनेशनल डे, आसना, प्राणायाम, मेडिटेटिव ब्रेथ, ऑल ऑफ दी। पर योग का मतलब क्या? योग का मतलब जुड़ना, उस परम शक्ति से जुड़ना, बढ़ना, गढ़ना, बनना। और इन सब का जो डिस्क्रिप्शन हम सोशल मीडिया पर और टेलीविजन पर जो देखते हैं, क्या ये सिर्फ उतना ही है या उसके क्या योग सबको करना चाहिए, बच्चों को भी, गर्भवती स्त्रियों को भी? क्या योग में जिम में करने वाली एक्सरसाइजेस के जैसा फायदा होता है या फिर हमारा जुम्बा अच्छा? ऐसे पता नहीं कितने प्रश्न मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में कुलबुलाते हैं जब भी हम योग की तरफ उद्यत होते हैं, लेकिन उनके आंसर्स कभी सटीक नहीं मिल पाते। तो चलिए आइए, आप जैसे जो ज्ञानी हैं, जो जानकार हैं, इस पद्धति को फॉलो करने वाले और इस पद्धति को मॉडिफाई करने वाले और एनहांस करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। और रावण आयुर्विद्या की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की चर्चा को
शुरू करती हूँ। तो आज की चर्चा में जो मेरा पहला प्रश्न है वो है, आप दोनों से ही, डॉक्टर सुजाता बंसल और डॉक्टर श्री श्रीवास्तव, आप का योग के बारे में पर्सनली क्या ओपिनियन है? व्हाट डू यू थिंक, हाउ योगा इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड टुडे? ये जो चल रहा है ये, और इसका और कहां तक पकड़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? फर्स्ट डॉक्टर शिरीष, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और नमस्ते टू डॉक्टर सुजाता मैम ऑल्सो। आपने योग के बारे में मेरे से पूछा है कि उसकी अप्रोच मेरी लाइफ में कैसी है, तो मैं इस आपका सवाल का जवाब देने से पहले इसका एक भूमिका बताना चाहूंगा कि हम लोग जब योग की बात करते हैं या हम किसी एक नए व्यक्ति को योग के बारे में हम बताना चाहते हैं कि आप योग करो, तो उसको कुछ हर्डल्स आते हैं, ठीक है। अब हर व्यक्ति की प्रवृत्तियां अलग होती हैं कि वो कितना उस चीज को फॉलो करना चाहता है। कई लोग फॉलोअर होते हैं, कई लोग उसको समझ के फिर जीना चाहते हैं, ये एक समस्या रहती है। तो मुझे लगता है कि योग जो है वो तो आप भी जानते हैं, काफी मतलब जब से हम लोग कहना चाहिए कि आदि गुरुओं ने इसे बनाया है, चाहे योग की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, उनके कुछ फंडामेंटल्स मिलते हैं काफी हद तक। अब मान लीजिए आज के समय में हम कहते हैं कि वो बहुत आवश्यक है, मुझे भी करना चाहिए, मैं करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, ठीक है। पर क्या पहले का व्यक्ति इतनी इंटेंसिटी लेता था क्या इस चीज के लिए? तो उसके जीवन में किस तरह से ये अष्टांग योग शामिल था, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार हम योग के बारे में जब चिंतन करते तो या तो हम आसन पे चले जाते हैं, या मेडिटेशन पे चले जाते हैं, या प्राणायाम पे चले जाते हैं, और जब हम उससे बाहर आते हैं तो बाकी के समय में हमारे अंदर क्या बदलाव आए हैं उनको हम एनालाइज नहीं कर पाते, या हमें कई बार बताने वाला नहीं बता पाता कि क्या बदलाव आने वाले। तो क्या पहले के समय में ये सब चीजें इसी तरीके से पॉपुलेशन एट लार्ज इसको फॉलो करती थी, ये भी समझना होगा, या वो उनके जीवन पद्धति का हिस्सा था, वो सूक्ष्म स्तर पे योग, अष्टांग योग उनके साथ चलता था, ऐसा रहा, किस तरह से रहा होगा ये एक चिंतन का विषय, क्योंकि आज भी इस तरह से रहना चाहिए। मैं इसमें शुरुआत में बताता हूँ कि हम यम नियम की बात करते हैं, हम आसन पे आ जाते हैं या प्राणायाम या ध्यान पे आ जाते हैं, जो कि बहुत आगे की चीजें हैं। ध्यान मतलब एक बहुत ही आगे की चीज। पर जब मैं भी कर रहा हूँ या कॉलेज में आए, जब स्वस्थ पढ़ा, सेकंड ईयर में हाइजीन पढ़ते थे, तब इन चीजों से, इन शब्दावली से परिचित हुए, तो सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन ही आ जाता है कि हम यम नियम के बारे में बात करते हैं, तो उसको समझने में समय लग जाता है। फिर ये लगता है कहीं ये यम नियम ही कहीं हमारे आगे बढ़ने, क्योंकि एम्बिशन जो रहते हैं वो मतलब उनकी कोई सीमाएं नहीं रहती, आगे तक बढ़ते ही जाते। तो क्या ये एक्चुअली हमारे मतलब हमें कहीं हर्डल्स तो नहीं है, या ये एक्चुअली हमारी जो हर्डल्स बन रही है हमारे कैरियर में या हमारे जीवन की जो उन्नति में या शांति में, या एक कहना चाहिए कि इंटरनल हैप्पीनेस में, ये उन हर्डल्स को हटाने वाले। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। और वाकई में ये मुझे कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स को जब समझा, मैं चूंकि आयुर्वेद ज्यादा है रहता है, योग भी रहता है, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के फंडामेंटल से भी मैं योग को देखता हूँ कि किस तरह से वात मन को नियंत्रित करती है। हम डायरेक्टली कई बार मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि मन चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना, और चित्त को भी या मन को भी नियंत्रित करने के लिए वात ही प्रधान। तो मैंने इसी तरह से करा है कि सर्वप्रथम अपन अपनी वात को नियंत्रित करें, उसके कुछ उपाय बताएं, उसके आहार बताएं, उसके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या बताई गई है, रात्रिचर्या बताई गई है। तो उसको जब हम पालन करते हैं सही तरीके से, तो वाकई में हमारे मन पे नियंत्रण आता है, स्थिरता आती है, और फिर हम आगे जब आसन करते हैं तो उसका जो एक आनंद आता है वो बहुत अलग होता है। या प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल जो हम बोलते हैं, या प्राण शक्ति बढ़ाना है,
उसमें भी कहीं ना कहीं जो बात के फंडामेंटल्स हैं, जब मैं अपने लेवल पे उनको समझता हूँ और अनुभूत करता हूँ, एक्चुअली आई गॉन थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स, तो वो वाकई में एक आनंद देता है। और उसको हम जब समझाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ मेरे कॉलेज में योगा वेलनेस सेंटर चलता है, तो उसमें 1.5 साल से लगभग आ रहे हैं, 40-50 लोग आते हैं। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि आपको ये परिवर्तन होंगे, आपको ये अनुभूति होंगी, तो उन्हें और आनंद आता है फंडामेंटल्स पे जब हम बताते हैं। तो मैडम आपने जो पूछा था, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स के साथ जब चलता हूँ योग के रास्ते पे, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है और उसके सकारात्मक परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। मैं सुनना चाहूंगा डॉक्टर सुजाता मैडम से। जी आपका मत भी, योर व्यू भी, एंड आल्सो व्हाट आई हैव सेड, काइंडली आंसर ऑन दैट आल्सो। हाँ जी। So I'm greatly honored to be here among such people. डॉक्टर शिरीष का जो व्यू है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि आयुर्वेदा एंड योग and all these Jyotish Shastra, all the Shastras in our we are so fortunate in our Vedas, all the Shastras, amalgamation of all these Shastras, इसी को अगर हम जोड़ दे and yoga kare, तो it is fantastic. I'm so grateful that I have been able to listen to you, Dr. Shirish. This opinion I really value, है ना? And I'm grateful, बहुत बहुत धन्यवाद रोमशा जी और Dr. Preeti ji and the Ravana Institute and Nakshatra, my dear Nakshatra. I'm so very happy to be here. तो मेरे को पूछा गया कि मेरा ओपिनियन क्या है योगा के बारे में, तो वो अर्थ का जो योग वर्ड का मीनिंग तो आपने बता ही दिया, यूनियन है. फॉर मी इट इज अ जर्नी टू वन सेल्फ, अपने आप को जानने का एक दिशा है योग. ये जब मैंने 86 में आई मेट अ पर्सन. He was Professor Sheshan, not the Election Commission Professor Sheshan, a person with a बहुत long दाढ़ी, and and at that time मैं lecturer थी कॉलेज में, और मैं गई थी उनको इनवाइट करने के लिए for my MA students, कुछ एक फंक्शन था. तो उनको देख के उनका इतना लॉन्ग दाढ़ी, ही was इतना बूढ़े थे, पर उनके चेहरे में जो चमक था वो एक अद्भुत चमक था. तो मैंने सिर्फ उनको इनवाइट किया और अगले दिन लेक्चर के बाद उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि ये चमक आपका कैसा है. तो उन्होंने बोला आपने योग के बारे में सुना? तो इन दोज डेज आई यूज्ड टू थिंक योगा मींस मेडिटेशन करना, ध्यान करना. इट्स नॉट मेंट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है. तो आई सेड हाँ सुना है पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ही सेड अच्छा कल आप आ जाओ, मेरा ये जगह है, यू कम हियर एंड हम लोग देखेंगे. तो मैंने कहा कितने बजे? तो बोले 5. मैंने बोला 5 बजे? मैं तो उठती हूँ 6:30 बजे, अब 5 बजे उठना तो मेरे लिए नीड्स टू कम टू योर प्लेस, आई हैव टू गेट अप मच अर्लियर. ही सेड हाँ ये जरूरी है, एक दिन मेरे लिए करके देखिए. तो फ्रॉम देयर स्टार्टेड माय जर्नी. और उस जर्नी में मैंने देखा है कि प्रोफेसर शेषन, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर व्हेन आई एम टॉकिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी द yoga means an amalgamation of all these shastras together and abhyasa, practice with honoring what you're doing with devotion.
ये मेरे लिए योग है। ऑनरिंग, क्योंकि जब हम देखते हैं आजकल फेसबुक में यहाँ वहाँ हर चीज, एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन दी आसनास एंड टेलिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी गुड। देयर गोल इज वेट लॉस, नॉट मेंटल एजिलिटी, नॉट फिजिकल एजिलिटी। तो ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, और ये मैंने देखा है कि पिछले इतने सालों से मैंने प्रैक्टिस, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी डे मैं करती हूँ, but I practice yoga, and yoga is a way of life. It is a way of life for me, according to me. Thank you. I think more we can discuss about it. What a beautiful way to define yoga. It's a way of life. Wonderful. Now coming to the second question. Practically, आप लोगों ने योग करने के पहले और योग को जीवन शैली में या नित्य करने वाली अपनी क्रियाओं आपने क्या महसूस किया, क्या परिवर्तन देखा, क्या ऐसा कुछ आपको देखने में आया चेंज लोगों में, स्वयं में? शिरीष सर, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वेल, थोड़ा इंटरप्टेड वॉइस आ रहा है, जो लग रहा है आप पूछ रहे हैं कि आपने क्या चेंज देखा, या तो हम लोग जिनसे कराते हैं उनमें, या ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? क्या क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, वॉइस इंटरप्टेड आ रहा है आपका आवाज, थोड़ा सा ब्रेक है वॉइस में उनका। एंड आई थिंक व्हाट शी इज ट्राइंग टू आस्क इज कि तुम्हारे जर्नी में what are the practical effects you have found in yoga? Probably that is what. Exactly. लोगों में भी और जिनको सिखाया आपने उनमें भी क्या परिवर्तन, क्या कुछ देखने मिलता है सच्ची मुच्ची? यस, देखिए, सबसे अच्छी बात जो इसमें लगती है कि अपना जो परसेप्शन लेवल रहता है, अपना जो आयुर्वेद में, चूंकि आयुर्वेद सांख्य और वैशेषिक पे चलता है, दर्शन पे, तो जो हम सब्जेक्टिव कलेक्शन करते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। एक मतलब मैं इसको कैसे समझाऊंगा कि मान लीजिए आप योगाभ्यास करते हो, उसमें सभी आ गया, मतलब यम नियम जिस भी लेवल पे हम करते हैं, साथ ही कुछ आसन कर पाते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पर वो एक हमारे अंदर एक सरलता आती है, एक तरलता आती है, कहते हैं कि एक नेचुरल फ्लो जो होता है लाइफ का। आयुर्वेद क्या कहता है कि, या योग भी यही कहता है कि हमको जुड़ना है, पर जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमको तरलता चाहिए, सरलता चाहिए। तो अंदर जो हमारे एक इजीनेस आती है, तो हमारा परसेप्शन ही अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिलूंगा तो मुझे आपकी क्वालिटीज पे ज्यादा ध्यान जाए, तो हम लर्निंग एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। मैं मतलब अगर अपनी क्लिनिकल एफिशिएंसी की बात करूं तो हो सकता है शायद वो ज्यादा लगे, पर मेरी क्लिनिकल एफिशिएंसी बढ़ने का कारण यही रहा है कि एक ऑर्गेनाइज वे में मेरी मॉर्निंग में हैबिट्स है। सो आई लर्न फ्रॉम एवरीवन। मेरे जितने कलीग्स हैं मैं उनसे सीखता हूँ, और बहुत जल्दी सीखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सरल तरीके से रहता हूँ। ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो पहले नहीं हुआ करता था। पहले ऐसा रहता था कि नहीं यार, हम लोग हैं, मैं कर लूंगा सब, पर बेसिकली जो सरलता तरलता आती है, तो गुरु जो हम लोग जो भी चीज फ्लूइडिटी है, तो वो डेफिनेटली ग्रेविटी पे जाएगी, जिधर भी ग्रेविटी है, तो उसको कंट्रोल कर पाते हैं कि कितना जाना है, किस तरफ कब जाना है, कब रुकना है। तो ये एक जो बोलते हैं ना नियंत्रण आता है अपने आप पे, वो मुझे लगता है कि मतलब योग से आता है। आपको अपने आप एक ऐसे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग, या आप उन मतलब लोगों में अच्छाइयां ढूंढेंगे, वो आपसे कुछ सीखेंगे। एक क्लब होता है और वाकई में वो आनंद आता है, जैसे अभी भी हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, प्रीति जी को जानता हूँ, अभी डॉक्टर साहब हैं, सुजाता जी हैं, तो एक अपने आप ही अंदर से अच्छा लग रहा है कि कुछ शायद और अच्छा मिलने वाला है आज। अब आप हाँ जी, तो मेरे लिए इफ यू आस्क माय पर्सनल इफेक्ट ऑफ योगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सरलता, नेचुरलनेस,
to be natural wherever you are. कहीं पे भी आप जाओ, एक ऐसा लगता है एक अपनापन. ये अपनापन जो है, ये मेरे को योगा से मिला है. You know, practicing yoga, honoring yoga. I have, and then जब हम दूसरों को सिखाते हैं, and the change that I have noticed in 1993, when I became a teacher of from Vivekananda Kendra, मैंने देखा लोग आते थे middle age and later middle age में, और वो भी किस लिए, क्योंकि उनको कुछ स्वास्थ्य के लिए, उनका कुछ डिजीज हुआ था, तो उसके लिए ठीक करने के लिए योगा डॉक्टर ने रेकमेंड किया होगा, खुद के इंटरेस्ट से नहीं आते थे. पर तब भी जब वो योगा करते थे तो उनमें एक फर्क आ जाता था. ये जो यम है, इट इज फॉर सोशल एथिक्स, नियम है पर्सनल एथिक्स. ये दोनों जब जोड़ते हैं तो अपने आप ये सब गुण मेरे को लगता है आ जाता है. डॉक्टर साहब, आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो फेल्ट दैट, यू नो, कि ये फॉलो करने से अपने आप ये सरलता आती है, अपने आप एक मुस्कान आती है, अपने आप लोगों का अपनापन का एहसास हो जाता है. तो दिस इज व्हाट आई हैव गेन्ड पर्सनली. About my students, there are many experiences, you know. Some of them within a week have felt, उनको ऐसा लगा कि इतने साल में शायद breathe नहीं कर रहा था. I was not breathing for years, you know. I am 40 years, but I have not taken the actual breath, the proper breathing technique, breath with awareness, mindful breathing, जो हम प्राणायाम में करते हैं. प्राणायाम is nothing but mindful breathing. अब ये जब सिखाते हैं, और एक चीज और मैंने देखा है, आजकल जो आसनास करते हैं वो बोलते हैं, but they don't synchronize that body, breath and mind. I'll ask, I mean, if I have an audience, I'll first tell them कि आप धीरे से अपना हाथ उठा के ऊपर ले आइए, वो कर लेंगे, कुछ इफेक्ट हुआ नहीं. अब आप सांस की गति के साथ धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने हाथ पे लेके अपने ऊपर ले जाइए, और सांस को लेते हुए ऊपर उठाइए जितना हो सके, और धीरे धीरे निकालते हुए हाथ को नीचे लाइए. ये जो इतना सा ही जब करेंगे तो you will notice that there is a difference. There is a difference. You feel that energy. ऐसे ही सिर्फ करने में, and that is why I feel, you know, आजकल जो हो रहा है, I appreciate and I'm very happy कि इतना जो योग का प्रचार हो रहा है, योग का ये हो रहा है, पर थोड़ा सा ये जो union of breath, body and mind, इसका ध्यान देना सब योगीज के लिए बहुत जरूरी है. This is what I feel and this is what I propagate also. जिनको भी मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ हाँ करो, बहुत अच्छा है, पर सांस की गति के साथ करो और एक अंतर आप देखो. तो ये this is what I felt that effects of yoga on myself and my students. मैडम, मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहूंगा. हाँ जी. अभी आपने कहा कि आपके पास 1992, 93 में मिडिल एज और लेटर एज के लोग आते थे, जिनको डॉक्टर बताया था. मैं हम लोग के कॉलेज में भी योगा वेलनेस सेंटर चलता है, क्योंकि आपने कहा तो मुझे क्लिक हुआ. आज भी ऐसे ही होता है कि जो यूथ है वो कम आता है. ठीक है. अब इसको मतलब आज भी लोग, आइदर हम रामदेव महाराज जी की बात करें जिन्होंने इंडिया में तो कम से कम बहुत ज्यादा इसका प्रचार किया है, बट उनके जो रेशनल्स थे वो ऐसे थे कि आप डिजीज लेवल पे किया है, क्योंकि लोग बीमार ज्यादा है ना. अब आपने तो बताया इट्स अ वे ऑफ लाइफ, है ना. ये तो एक बहुत ऊंची बात हो गई कि आप बीमार ही नहीं होंगे, है ना. तो मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आपका बहुत एक्सटेंसिव, यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, कि हम यूथ को कैसे जोड़े. किस यूथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आते हैं, मतलब आप विश्वास करिए कि 17-18 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, उनको एक एब्यूज हो गया है. मे बी कॉमेडी शो देखने आना बाहर में आजकल चलते हैं, या पब जाना, या जो भी और वीडियो गेम, या जो भी और कुछ हो सकता है, तो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं. 17 साल का बच्चा 3 या 4 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रहा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है, और इनिशियल लेवल पे अगर मैं उसे दवाई देता हूँ तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि उसको उसकी आदत हो गई है. अब उसकी काउंसलिंग करना, और काउंसलिंग एक बार में भी नहीं हो पाती, मल्टीपल सेशंस चाहिए रहते हैं.
तो ऐसे में यूथ को हम किस लेवल पे अट्रैक्ट करें? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब हम यूथ को बोलते हैं कि आप प्राणायाम करो या उसके बेनिफिट बताने लगते हैं, तो एक बार मेरे से एक लड़के ने बहुत अच्छा, एक टीनेजर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 12th का पढ़ा रहे हो मुझे, जबकि मैं तो आज नर्सरी में आया। और वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम लोग क्या एकदम से मन आत्मा या उसके बेनिफिट बताने लगते हैं, उसका ब्रॉटअप है ही नहीं उस लेवल पे। इसमें मैं थोड़ा आपसे, आपके जो भी एक्सपीरियंस है उस पर जानना चाहूंगा कि कैसे यूथ को हम लोग अट्रैक्ट करें। नहीं, मैंने जो देखा है ओवर द इयर्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम 93 मेरा अगला प्रश्न ही यही था। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि हमको इस चीज को कि ये केवल अधेड़ लोगों के लिए नहीं, युवा वर्ग के लिए भी है, और हम इसको जिमिंग और जुम्बा का ऑल्टरनेटिव कैसे बना सकते हैं। क्योंकि एक 17 साल का लड़का जिम जाता है, एक लड़की जुम्बा करने जाएगी, देखिए उसमें मजा आता है, दे फील द थ्रिल। तो हम ये जो एक शॉर्ट टर्म प्लेजर जो है उसको भी हम कैसे लाएं अपनी पद्धति में कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों तरह के फायदे हमें मिल सके। तो हम यूथ को कैसे एसोसिएट करें? यस, तो मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि 93 में जब मैंने आई बिकेम अ टीचर, देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड क्रीडा योगा, यू नो, क्रीडा योगा, या प्लेइंग गेम्स विद योगा। एंड आई हैव सीन हमारे संस्था में, जिस संस्था को मैं बिलोंग करती हूँ, व्यक्ति विकास केंद्र श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग में, देयर आर प्रोग्राम्स फॉर यूथ। एंड अभी यूथ इतने जुड़े हुए हैं कि पूछो मत। मैंने देखा है कि यूथ को सिर्फ थोड़ा सा फन एस्पेक्ट चाहिए, वो फन एस्पेक्ट को ऐड करो तो फिर विदाउट गोइंग टू द Vedic Shastras, this, that, you can bring that later on. Maybe on the last day of your, class, you can tell them about all these things and how Patanjali ji had brought this out and how fortunate we are to follow this. That is a different thing. But when you do it with games, I feel there is a lot of difference. और आज के दिन में मैंने देखा है, they are open to, this generation is open to yoga, open to meditation, and that is what makes me feel very happy. But they need to be taken in the right way, not that rhythm yoga, instant yoga, so many kinds of yogas we have had now, you go common, lots of people are doing, instant yoga, rhythm yoga. I don't understand this. In fact, ek baar mein gayi bhi ek rhythm yoga class, and I wanted to see what is this, just to experience. And this man told me कि मैडम आप यहाँ आए, आप ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। मैंने कहा एक दिन का मेरे को आप क्लास में बिठाइए, मैं एक्सपीरियंस करूंगी, फिर मेरे को भी थोड़ा वेट लॉस करना है, ये करना करके आई just sat there, and you won't believe there was nothing to do with breathing. There was music going on and people were just doing all the asanas with the music and nothing to do with the breathing. Then I told him कि आप ना, I want to meet you for 1 hour, 1 घंटे के लिए मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो बिजी शेड्यूल हूँ, पर हाँ आपसे मैं मिलूंगा। He was very reluctant. तो फिर मैं मिली उनसे, मैंने उनको मेरे बैकग्राउंड का बोला और मैंने कहा बस इतना मैं चाहती हूँ, आपका जो ये रिदम योगा कर रहे हैं उसको आप ब्रेथ के साथ थोड़ा सा जोड़ दीजिए, इतना ही मेरा आपसे। And now he's a great friend of mine, and he always tells, and he calls me every time to do a session on breath and meditation. So I think we are at a stage jab people are open to thinking. It's just that people are experimenting. अब देखो monetary gains everybody wants, सबको चाहिए कि आर्थिक स्थिति, तो people are saying कि अच्छा youth आ रहे हैं इस चीज के लिए, तो इसको, तो हमारा जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसको लेके हमको इसको धीरे धीरे चेंज। एंड द अदर थिंग इज, मैं सोचती हूँ कि स्कूल में कंपलसरी करना चाहिए, उससे उनको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा आगे के इसमें स्कूल में जरूर करना चाहिए। दिस हैज टू बी डन इन स्कूल्स। दिस इज माय से। मैडम मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है। हाँ, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और कहीं ना कहीं
क्लास के बाहर भी हम लोग बात होती है, क्लिनिकल ड्यूटीज में बातचीत होती है, उनको ऑब्जर्वेशन देते हैं। जैसे आयुर्वेद क्या है कि दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू Yes. ट्रीट सम, ऑब्जर्वेशन पूरा। तो जैसे अभी मैडम ने कहा कि लड़कियां जुम्बा करती हैं या लड़के जिम जाते हैं, बट उनका एक सामने एक ऑब्जेक्टिव रहता है, वो वैसा बनना चाहते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि अगर कोई जिम जा रहा है तो उसके दिमाग में कोई ना कोई एक मतलब कोई हीरो होगा या वो भी कोई मतलब बॉडी बिल्डर होगा जिसको वो बहुत रोल मॉडल मानता है, उसकी डाइट पैटर्न, उसकी पूरी लाइफ को वो मतलब जीना चाहता है। या हम कहें लेडी है, कोई लड़की है, वो मतलब हो सकता है किसी एक्ट्रेस को फॉलो करती है या वो इंस्ट्रक्टर को। पर यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ जाता है मैडम कि हम किसी एक बहुत बड़े योग गुरु को उस स्थिति तक जाके फॉलो नहीं करते कि मुझे आज ऐसा ही बनना है। हम सोचते हैं कि उससे थोड़ा कम लेवल पे ही चलेगा, थोड़ा बहुत बाकी मेरा काम चलता रहे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि हम किस स्तर तक जाके फॉलो करें। क्योंकि हमारे आज भी मैं मतलब किसी तरह का मतलब साइको फैंसी नहीं है, पर मैंने रविशंकर जी को देखा है, उनको देखने के बाद आप हटा ही नहीं सकते। आप उनकी आईज को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रोशनी आ रही। मैंने रामदेव महाराज को भी देखा है, एब्सोल्यूट। इसी तरह से मैंने सचिन तेंदुलकर को भी देखा है। आप विश्वास कीजिए, वही की वही तेज है उस लड़के में भी, मेरी एज का है, और वही वैसी रोशनी आती है उसमें से भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसको कैसे अपन ओवरकम करें, कैसे फॉलो करें। क्या आप, चूंकि आप इस मतलब पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं सुजाता जी। हाँ जी, मेरे को लगता है कि देखो, एक तो ये जो 8 लिम्स है ना, उसको फॉलो करना जरूरी है, द 8 लिम्स ऑफ योगा, ठीक है। पर क्या होता है, अगर हम उस पे जाए तो लोग बाग निकल जाते, इसलिए निकल जा रहे हैं क्योंकि नाउ वी आर सो यूज्ड टू मल्टीटास्किंग इतना हुआ है कि धारणा की स्थिति में आना, कंसंट्रेशन, धारणा की स्थिति में आना बहुत मुश्किल हो गया है। That is why, you know, the youth and people are just going astray from all these things. तो मेरा तो यही है, कहना है डॉक्टर साहब, आप ये स्टूडेंट्स से ताल्लुकात में हैं, you know their psychology much better than me. I know of my generation and earlier generation, but I feel कि अगर हम in a very very nice way bring them to this path and give them that 8 limbs, जैसे श्री श्री रविशंकर भी खुद कहते हैं, ये 8 लिम्स जो है इज लाइक अ चेयर। एक चेयर का एक पहिया चले जाए तो क्या होता है, डामाडोल हो जाता है। तो ही सेज दैट दीज 8 लिम्स आर एक्सट्रीमली, एंड डोंट just following yama and niyama is enough for you to get dhire dhire dhire. It's a journey, and a way of life. That's all I could say. I don't think I have been of much help, Dr. Shirish, but this is what has come to my mind right now, है ना? तो Thank you. Next question, Rumsha. अच्छा, थोड़ा सा जो हमारी करंट चर्चा है उससे साइडलाइन होंगे और स्थूल शरीर पर आएंगे। हम जरा परे जा रहे हैं इसमें। तो स्थूल शरीर में और स्त्री दोनों अंगों के जो हमारे समाज के जो 2 पहिए हैं, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपने अपने पुरुषार्थ। जो पुरुष के लिए स्ट्रांग दिखना, स्ट्रांग होना, स्ट्रांग नजर आना बहुत जरूरी है, इसलिए सब जाने लगे हैं जिम। और महिलाओं के लिए सुंदरता है, सौंदर्य शक्ति का अनुचर, तो सौंदर्य बहुत जरूरी है। तो इस सौंदर्य और योग, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, या पौरुष और योग इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर उषा जी आपने। देखिए, योग के अगर 8वां अंग की बात करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसा अभी सुजाता मैडम ने बोला। पर अगर हम आसन को भी कुछ हद तक रुक के जब हम करते हैं, कुछ एक विशेष स्थितियों में जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, तो न केवल हमारे
उन अंग उन प्रत्यंगों में रक्त का संचार बढ़ता है, प्राण नाड़ियों में ऊर्जा का संचार, प्राण का संचार बढ़ता है, वो अंग विकसित होते हैं, शोधित होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मस्कुलेचर भी बनता है। पर वो इतना ज्यादा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, पर हम एक सुगठित और कहना चाहिए एक सुंदरता, एक कहना चाहिए वो मांसपेशियों में जो एक सेपरेशन आता है वो आएगा। अभी कुछ दिनों पहले एक जिम ट्रेनर मिले थे मुझे, तो उन्होंने उनका अनुभव बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि एक जगह पे जो हम प्लैंक लगाते तो उसकी कॉम्पिटिशन्स होती हैं। आजकल बच्चे बहुत उत्साह रखते हैं कॉम्पिटिशन के लिए। तो जितने भी बॉडी बिल्डिंग के लोग थे जो खूब बॉडी बना रखी थी, उन लोगों ने प्लैंक लगाई 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। और जब एक योग साधक को बोला गया कि अब आप कितनी देर, तो उन्होंने आराम से 12-13 मिनट तक लगाई, और वो जब उठे तो उनको कोई स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि उनने उस स्थिरता को सुख के रूप में लिया, उन्होंने तनाव नहीं कराया। तो हमें जब हम योगा करते हैं तो निश्चित रूप से वैसी बॉडी तो नहीं बन पाएगी, पर हमारे जैसा होना चाहिए हमें, हम अगर राम भगवान की तस्वीर देखते हैं या शंकर जी की तस्वीर देखते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो थे, पर अंदर जो एक ऊर्जा रहती है वो हम महसूस करते हैं। तो ऐसे ही हम योगासन भी कर रहे हैं, हम अगर हठ योग की बात कर रहे हैं तो हमारी जो मांसपेशियां वो बनेंगी, और निश्चित रूप से हम लोग अच्छे दिखेंगे। ये होता है, देखने में आया ही है, ये व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो ये तो बात हुई कि हम महिलाओं की अगर हम बात करें, कहना चाहिए हमारा एक स्तर ऊर्जा का स्तर बनता है, और वो ऊर्जा का स्तर हमारी आंतरिक जो भी हमारी अग्नियां हैं, जठर अग्नि से लेके पंच महाभूत की अग्नियां या धात्वाग्नियां, वो सारी अग्नियां बढ़ती हैं, और उससे हमारे अंदर के जितने भी बॉडी एलिमेंट वो बढ़ते हैं। असल में अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो ही सुंदर रह सकता है। हम सोचते हैं कोई व्यक्ति सुंदर अलग है स्वस्थ अलग है, तो ये संभव नहीं। एक व्यापक परिभाषा अगर हम सोचें किसी के भी लिए, तो वो अगर स्वस्थ है तो ही सुंदर होगा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा डॉक्टर साहब आप कि आज के समय में कई महिलाएं जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन करती हैं, वो तो मैं मानता हूँ कि वो ठीक है, पर जब 12-13 साल की लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं या जो भी कॉस्मेटिक यूज करती हैं, इससे सीधे उनके हार्मोन्स लेवल प्रभावित होते हैं। तो न केवल हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, उनकी फर्टिलिटी चैलेंज होती है। मेरा एक व्याख्यान हुआ था गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, तो उसमें मैंने ये बताया था कि हिडन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, तो जितने कॉस्मेटिक्स यूज किए जाते हैं उन सब से इनफर्टिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम जब योगा करते हैं तो एक स्वाभाविक सुंदरता आती है, स्वस्थ स्थिति बनती है, और वो स्वाभाविक सुंदरता जो रहती है वो लंबे समय तक हमें सुंदर और स्वस्थ बना के रखती है। तो ये ज्यादा आवश्यक है। I totally agree. Totally. सुंदरता जो है वो अंदर से आती है, और क्या शौर्य था या पुरुषार्थ, whatever it is called, you know, that this thing also comes from inside. और योग करने से ये अपने आप आ जाता है. This is what I feel strongly, you know. पर कुछ स्पेसिफिक योग क्रियाएं या कोई स्पेसिफिक योग आसन अगर हम जो कि हमारे सौंदर्य को बढ़ाए या शरीर सौष्ठव को बढ़ाए, तो उनके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? जी हाँ, देखिए कई जैसे मान लीजिए हम अगर आज के समय में बहुत मतलब कई आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के हिसाब से, मॉडर्न मेडिसिन से भी इस पे रिसर्च होते हैं, और अगर हम शरीर सौष्ठव की बात करें तो कई सारे आसन ऐसे हैं, चाहे वो हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं या कई प्रकार के दंड की बात करते हैं, जो कि हमारे प्राचीन समय से ही चली आ रही है। आजकल एक डायनामिक योगा भी होता है, जैसे हम मार्जरी आसन की बात करें कि हम एट द बिगिनिंग अगर हम मार्जरी आसन करते हैं, चाहे पुरुष कर रहा है या महिला कर रही है, तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगी। लीवर जो है, वो लीवर का मेन काम क्या है, टू चैनलाइज द फैट। आपका बॉडी में या तो लीवर में जो फैट रखा है या आपके जो स्टोरेज एरिया में जो फैट है उसको चैनलाइज करना। तो ऐसे कुछ योगाभ्यास हैं
सूर्य नमस्कार भी है, मार्जारी आसन भी है, सेतु बंधासन भी है, उत्तान पादासन भी है। ये आसन ऐसे है कि जो चैनलाइज करते हैं, पवन मुक्तासन चैनलाइज करेंगे आपकी ऊर्जा को। मतलब योग का बेसिक बेनिफिट है कि यू आर नॉट कंज्यूम आफ्टरवर्ड, आप एनर्जाइज फील करेंगे योगा करने के बाद। और जो आपने कहा कि मस्कुलेचर भी डेवलप होगा, उसके लिए सबसे आवश्यक है ये, चाहे आजकल के जो यूथ है वो स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसमें वो क्या रहा है, वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने अभी एक आसन का बात कही, आपको बताया मार्जरी आसन, ये भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। अगर महिलाएं करती है पेट कम होता है, ना केवल फर्टिलिटी भी बढ़ती है। सेम भद्रासन है, वो भी यही काम करता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगा। और मैडम ने अभी बताया कि पुरुषार्थ और सौंदर्य ये वाकई में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के हेल्दी लेवल से ही बनता है। अगर किसी के पास टेस्टोस्टेरोन अच्छा है किसी बॉडी में, तो संयम भी होगा, प्रीति भी होगी, गुस्सा नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन जब अधिक होगा या खराब स्तर का होगा, तब उसमें गुस्सा होगा, एजिटेशन होगा, या जो भी उसके बिहेवियरल चेंजेस आए। और अगर स्वस्थ है तो उसमें स्वाभाविक प्रीति होगी और शौर्य होगा। तो ये जो मैंने 2-4-8-10 आसन बताए, ये बिगिनिंग में करना चाहिए, बाकी सारे आसन, ताकि हम हमारे शरीर की ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला सके और उसमें थकान ना हो आखिर में। वेरी करेक्ट। एंड मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि flexibility of the body, increases in such a way that even, like even at this age, my flexibility is much better than my grandchildren or my children. See, that is the difference. And when you have a flexible body, you automatically have a flexible mind. Yeah. You accept. Acceptance comes like this, and that is the beauty of yoga. I feel, Exactly. अंदर सुंदरता अंदर से आ जाती है. One novice question from both of you. First, Shirish sir and then Dr. Bansal. Yeah, is yoga for everybody? Everybody should do yoga? Absolutely. Absolutely. All ages. Absolutely. Everybody. A child, say between the age of 6 onwards, he can start. Up to the age of 80, 90, everybody. And they can start anywhere, because I'm talking about my own sister. मेरी younger sister अभी मिली थी मेरे को, तो उसने मेरे को बोला, अरे यार तू क्या करती है? मैंने कहा सिर्फ योगा, प्राणायाम, this thing and Ayurveda. Thanks to Dr. Preeti, Ayurveda भी follow करती हूँ fully. So she told me कि मैं योगा start कर सकती हूँ. मैंने कहा हाँ करो. अब उसका only 15 days हुआ है. She's joined, I think अयंगार जी का क्लास उन्होंने ज्वाइन किया है, और उनको इतना फर्क पड़ा. She says that I am feeling so fresh in the morning. That sense of well-being, the sense of well-being, that comes with doing any age, any age. This is my opinion. Dr. Shirish will be able to tell much better. बिल्कुल सही बात है. हमारे योगा सेंटर में भी कुछ लोग ऐसे आए हैं कि जिनकी एज 60 प्लस है, उन्होंने स्टार्ट किया. जैसे एक आए थे, उनको काफी फैमिलियल प्रॉब्लम भी थी, उनके डिस्प्यूट्स थे, पर उन्होंने जिस दिन से योगा चालू किया, केवल चौथे दिन उन्होंने बोला कि मैंने अब दवाई बंद कर दी, नींद की दवाई बंद कर दी. ये होते नहीं, नींद की बंद करना आसान नहीं होता. और 1.5 साल हो गया लगभग, उन्होंने करीब 7-8 किलो वजन कम किया है. वजन कम करते कई बार हम जो भी तरीकों से करते हैं, डाइट करते हैं, तो उससे चेहरे पे मतलब झुर्रियां आ जाती हैं और उत्साह चले जाता है. आप किससे मिलते हैं, बोलता जरूर है वजन कम कर लिया, पर बोलता है यार बूढ़े लगने लगे. वो बंदा बहुत फ्रेश लगता है. और इतनी हंसी मजाक करना, जो पहले एकदम बैठा रहता था, उसमें ये ऐसा ग्राउंड रूट लेवल पे चेंज आया. एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं, कि किसी भी लेवल पे किया जा सकता है और किसी भी लेवल पे जा सकते हैं. उसका एक अभी एक एग्जांपल है कि एक पद्मश्री मिला है इंडिया में, जिनकी उम्र शायद 124 से 125 साल है. इस बार का पद्मश्री मिला, वो स्वामी शिवानंद या ऐसा कुछ नाम है उनका. वो यूपी या बिहार से आते हैं वो, और वो पिछले कई साल से नियमित रूप से योगा करते हैं. हमारे पास एक एग्जाम्पल है. अगर हम कृष्ण भगवान की बात करें कि वो योगी थे और वो 125 साल जो थे, तो आपसे हमारे को ऐसा मिल रहा है कि 125 साल का व्यक्ति योगा कर रहा है, उसकी पद्मश्री ले रहे हैं. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, एविडेंस है. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता योगा करने के बेनिफिट.
हाँ भाई, जी जी, बड़ी सुंदर बात बोली सर आपने, बहुत ही सुंदर बात बोली। पर एक ठेठ प्रश्न मेरा फिर से है कि क्या हर मौसम में वही आसन, वही योग पद्धति हर मौसम में अपनाना चाहिए, या मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार ये बदलने चाहिए? ये कैसे? बहुत ही जरूरी प्रश्न भैया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू रोज। देखिए क्या होता है, आयुर्वेद ऋतुचर्या की बात करता है। अब ऋतुचर्या में जो है 6 ऋतुएं बताई हैं, उन ऋतुओं में और असल में देखा जाए तो जो हमारे रीति रिवाज जो आए वो ऋतुओं से ही आए, ठीक है, कि ये रीति रिवाज जो है वो ऋतुओं के अनुसार हमारा भोजन, हमारा आहार। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में हमें थोड़ा, जो भी अगर हम आसन की बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, कि हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहता है कंपैरेटिवली विंटर की। तो विंटर में हमारा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा रहता है, तो हम डेफिनेटली वो सारे आसन कर सकते हैं जिसमें कि हम ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं, जो मेहनती होते हैं वो वाले आसन कर सकते हैं, वेट बियरिंग ज्यादा रहते हैं, इस तरह के आसन कर सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में अगर जैसे सुजाता मैडम ज्यादा बताएंगी, जैसे मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु में तो हमें प्राणायाम की बात करें तो हमें शीतली ज्यादा करना चाहिए, या इस समय हमें अग्निसार या इस तरह के सूर्य भेदी प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए शीतकाल में। क्योंकि डाइट भी बताए, डाइट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो वो आयुर्वेद में भी लिखा है, और व्यायाम की किस बलार्ध व्यायाम का लिखा गया है। मैं बलार्ध व्यायाम बताता हूँ कि योग जो है, आसन जो है वो बलार्ध व्यायाम पे होता है। आपकी जितनी कैपेसिटी उससे हाफ करो, उससे हमारे अंदर जो ब्राउन फैट रहता है वो ज्यादा बनता है, ठीक है। ब्राउन फैट के बहुत सारे बेनिफिट है, मतलब इम्यूनिटी से लेके आपकी फर्टिलिटी, आपका लुक, मतलब आपने अभी मुझसे बात करी थी कि कैसे मतलब सौंदर्य कैसे बढ़ाए, तो महिलाओं में और बच्चों में ब्राउन फैट ज्यादा अच्छा होता है, तो वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं। आप छोटे बच्चों को देखो, उसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा रहता है, अच्छा रहता है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ठीक है, और वो खुश भी रहता है। तो ये सब फैक्टर रहते हैं कि वो उसका ब्राउन फैट बढ़ता है, स्किन अच्छी लगती है। तो आप जब बलार्ध व्यायाम करेंगे तो आपका जो एडिपोज व्हाइट फैट है वो कन्वर्ट होगा ब्राउन फैट, मतलब आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है विद इन द फैट बढ़ जाते हैं, आयरन और कॉपर का कंटेंट भी बढ़ जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उनका सर, परफॉर्मेंस बढ़। यस, बीच में रोकूंगी। आपने अभी एक बहुत काम की चीज बोली थी कि जितनी आपकी क्षमता हो उससे आधे पर रुक जाना चाहिए। ये यस, मतलब ये बहुत काम की बात कही आपने, क्योंकि जो जिम ट्रेनर कहता है वो जब तक आप गिर नहीं जाओ तब तक आपको करते रहना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि जितनी आपकी क्षमता है उससे आधे पर रुक जाना चाहिए। कि क्षमता क्या हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है? मेरी कुछ क्षमता है, डॉक्टर बंसल की कुछ है, आपकी कुछ है, डॉक्टर प्रीति की कुछ होगी, तो ये कैसे? ये तो एक वो तो मुझे ही पता चलेगा कि मैं और कहाँ तक पहुंच सकती हूँ। तो ये इस पे कुछ बताइए आप। और यस, ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए मैंने क्या कहा कि बलार्ध व्यायाम की बात करिए, तो बलार्ध मान लीजिए मैं आज पहले दिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पहले दिन योगासन कर रहा हूँ, तो आज के दिन का मेरा जो बलार्ध होगा वो कुछ और होगा। पर जब मैं 10वें दिन, मैं 20वें दिन, 40वें दिन, 80वें दिन, 4 महीने बाद मेरा बलार्ध का स्तर चेंज हो जाएगा, ठीक जी है। तो जी ये भी स्तर बढ़ेगा। पर इसके अलावा भी ग्रीष्म ऋतु में चूंकि मेटाबॉलिक रेट कम होता है, इसलिए हमें व्यायाम कम करना चाहिए। शीत ऋतु में हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, हमारा इंटेक भी ज्यादा रहता है, तो हमें ज्यादा अच्छे से व्यायाम कर सकते हैं। बलार्ध व्यायाम पे काफी सारी बात हो सकती है, और ये मूल रूप से जो हम योगाभ्यास करते हैं, आसन करते हैं खासतौर से, तो ये हमारी क्षमता से ऊपर नहीं जाते कभी भी, पर हमारे को स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा मिल जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना कि प्लैंक पोजीशन लगाई, तो जितने अच्छे तगड़े बॉडी बिल्डर थे वो लोग 2.5-3 मिनट में हो गए, और वो 12-12.5 मिनट तक उन्होंने किया, जो योगाभ्यासी थे। तो हमारी स्ट्रेंथ तो बहुत बड़ी उस बलार्ध व्यायाम से भी, ठीक है ना। कई बिल्कुल। बार आप देखिए कि जो योगा जिम ट्रेनर रहते वही बोलते हैं कि आप लो वेट से रिपीटेशन ज्यादा करें, ठीक है। तो ये उसी तरह का है, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं करना चाहिए। वो लोग
असल में कहीं ना कहीं स्टेरॉइड वगैरह या प्रोटीन पाउडर लेते हैं, वो भी एक अब्यूज ही है, उससे नुकसान ज्यादा होता है। सत्व नहीं बढ़ पाता। जो हम सत्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जैसा अभी मेरे को सुजाता मैडम के बारे में बताया था, मुझे बड़ी इच्छा थी मिलूं उनसे, देखूं उनको, और बहुत अच्छा लगा। तो सत्व मिलना चाहिए हमारे योग करने के बाद। जी डॉक्टर बंसल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? Just that, you know, I'll add to this, wonderfully explained by Dr. Shirish जी कि it has effect for different weathers, माने अलग अलग ऋतु के लिए सब है। पर मेरे को लगता है जो इंस्ट्रक्टर है उनका काम ये है कि हर एक का क्षमता कितना है, उनको पता रहता है कि ये पहले दिन आए हैं या ये बाद में आए, तो उस प्रकार के से वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज व्हाई वी वर आस्किंग अस कि क्षमता कैसे, हर एक का क्षमता अलग है, मैं मानती हूँ, पर जब इंस्ट्रक्शन देते हैं इसका ध्यान देते हुए योग सिखाते हैं, so that you know that they are able to do it, you know, that is the important. Yes. So Yoga Guru is very important. The bottom line from which comes from this immediate discussion is कि हमें सिखा कौन रहा है, उसके ज्ञान का कितना लेवल है, ये बहुत important है। That's wonderful. अच्छा, एक और मेरे पिटारे में से प्रश्न निकला है कि हम इस योग, इस पद्धति को as an alternative medium of healing, as an alternative medium of healing, treatment, इससे mainstream में कैसे ला सकते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखिए जो भी ट्रेंड्स चलते हैं वो मार्केट चलाता है। पूरी बात समझने की, कई सारे ट्रेंड्स मार्केट ही चलाते हैं जी। कई जो बीमारियां रहती हैं उनकी पोटेंशियलिटी के बारे में मार्केट बताता है, उनके ट्रीटमेंट के बारे में मार्केट बताता है, और वो इतने रिपीटेड हैमरिंग होती है कि हम उसका जो मूल कारण, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना डिसलिपिडीमिया इज बेसिकली डिनोट्स लिवर डिसफंक्शन। वो रेपरकेट होता है हार्ट में। अब हमारे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट को लेकर रिलेशनशिप ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल और लीवर को लेकर रिलेशनशिप बन ही नहीं पाती। हम सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जबकि डिसलिपिडीमिया या रेज लिपिड लेवल इंडिकेट करता है कि आपके अंदर की आंतरिक ऊर्जा कम है। आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने का माध्यम है प्राणायाम, ठीक है। अगर हम मध्यम बलार्ध व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, बॉडी स्टोर करना बंद कर देगी, वो कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टोर कर रही है। तो हम इस तरह की हम मार्केट नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली जो लोग कराने आए थे प्राणायाम, वो लोग भी अब दवाइयां बेचने लगे, मैं आई शुड से, है ना। तो होता क्या है कि अगर हम उसको सोलली अगर हम फंडामेंटल्स पे चलते हैं कि मेरे को तो उसका लीवर ठीक करना है और एनर्जी लेवल कम है, तो बॉडी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। 2000 का नोट, बाकी 5-5 रुपए के। तो अब वो हो रहा है, आपको जैसे आप ऑक्सीजन और जो भी प्राण शक्ति बढ़ेगी आपकी, तो ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, बॉडी निकालना चालू कर देगी। तो ये इसका ट्रीटमेंट। अब इतना लंबा आप किसी को बताए, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वांट क्विक रेमेडी। वो कहते हैं स्टैटिन ड्रग लिख दो, उसके रेपरकशन भी लीवर पे आते हैं, तो कोई समझता नहीं। सो इट्स ऑल द मार्केट फैक्टर दैट जो भी ट्रेंड्स वो क्रिएट करते हैं वो चलते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए सबको। हाँ, and you know, I would say let us not look at it as, I mean, this what Dr. Shirish said, I agree with it, but मेरा एक ये कहना है कि let us not look at it as the alternative way of healing. It is the main way of healing. Life को ले जाने के लिए योगा जरूरी है, full stop. This is my opinion. Full stop there, you know, there's no alternative. Wonderfully said. Wonderfully said by very beautiful Dr. Bansal. Thank you. But you have to tell us आपकी ब्यूटी का राज क्या है?
I told you, practicing Sudarshan Kriya every day, that I don't miss, not a single day possible. And yoga, of course, you know. And of course, मैंने ये देखा है, if you read Patanjali's Yoga Sutras and make it a practice every 6 months, just go through it. उसके जैसे और कुछ knowledge नहीं है आज के दिन मेरा. हाँ, yes. In the sutras he also, you know, like मैंने देखा है कि जो चेंज मेंटली, जो मेंटल लेवल में जो चेंज आया है, ये तो फिजिकल लेवल में तो है ही, मेंटल लेवल में जो चेंज आया है, दैट इज फैंटास्टिक व्हेन यू आर इन डेप्थ विद पतंजलि योग सूत्रास. दे आर सच वंडरफुल. एक लाइन का सूत्र है, but meaning is so much. Dr. Shirish must be able to tell much better than me. इतना in depth है कि मैंने दो चीज which I would like to share, I have inculcated from this Patanjali Yoga Sutra is एक Maitriya Bhav. Maitriya Bhav, you know, friendliness. Such a beautiful thing. You know, you be friendly with everybody. And what he says is that अगर तुमको एक किसी से enmity आता है, तो उसको क्या करना है? उसको friendly से करुणा में बदल दो. Compassionate. Maitri and Karuna. You adopt these two things and you get contentment. This is what जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं, सब कुछ भाव रे, तो भाव से ही सब कुछ शुरू होता है. Exactly. Okay. So यहाँ पे क्या मैं एक गुस्ताखी कर सकती हूँ at this point of time? Yes, yes. क्या आप मुझे आपकी उम्र बताएंगी? I am at the brink of 70. I would not say, you know, I would not say anything, this thing about specific, because a lady doesn't tell her age. So I'm at the brink of 70. So you can understand? Yeah, okay. I am 69, going 69. Wonderful, wonderful. So इस उम्र पे इस प्रकार से ये आंतरिक और बाह्य सुंदरता के साथ, जो आपका मैत्रीय भाव के साथ ये जो सारा पूरा एक ऑरा है, इसके राज आज आपने हमारे साथ शेयर किए. ये सारे के सारे सीक्रेट्स, ब्यूटी सीक्रेट्स, you know, I would say that सीक्रेट्स. हाँ, मैंने ये भी देखा है कि मेरे को आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट है, और जो डॉक्टर प्रीति ने मेरे लिए, you know, रास्ता दिखाया is just wonderful. And I've been following Ayurveda. I have been studying Jyotish, all the Shastras. They're all an amalgamation, I feel. You know, they're so beautiful, so beautiful. So I am very grateful that, you know, I'm living this life so happily with all of you. That's wonderful. That's wonderful. So integration of all the ways of treatment, of ways of living, the ways of understanding our own self and everything around us is the gist here today. So on this note, I would like to invite Nakshatra to give the vote of thanks to the panel, and I am indebted Dr. Shirish sir. Yeah, it is. Yeah. It has been wonderful meeting Dr. Shirish ji. मैं आपको आके मिलूंगी एक दिन. Okay, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना? We can do some good things together, actually, है ना? I learned a lot. Thank you so much. Thank you. बहुत I धन्यवाद. invite Nakshatra to give the vote of thanks. आप सभी का इतने शॉर्ट नोटिस पर हम सबको ये ज्ञान देने के लिए, हम सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए थैंक यू सो मच. और आज के डिस्कशन से डेफिनेटली हमने और हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने कुछ सीखा होगा. एंड आई रियली होप कि हर कोई इस पूरे डिस्कशन में से एक पॉइंट भी अगर ले, सो आई एम डैम श्योर कि उससे काफी बड़ा चेंज वो अपनी लाइफ में ला सकते हैं. So thank you so much. Namaste. Yeah, thank you. Namaste. Thank you very much.